हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस बुक से 4 महत्वपूर्ण चैप्टर के प्रश्नोत्तर। ये 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा है अम्ल, भस्म एवं लवण। तीसरा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और चौथा है मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार। इन चारों चैप्टर से 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और सभी प्रश्न ध्यान से समझें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे पश्चात यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो गया। तो रंग परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का सूचक है। यदि किसी विलयन का रंग परिवर्तित हो रहा है, यह हमें बताता है कि उसमें कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया निश्चित रूप से हो रहा है। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई एक विलयन है और उसमें क्या डुबाया गया? लोहा। अर्थात लोहे और उस विलयन के बीच अभिक्रिया हुआ। आप देख सकते हैं इसमें जिंक सल्फेट है, और ये जो जिंक है वह लोहा से क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। अर्थात जब जिंक सल्फेट में लोहा डुबाएंगे, यह लोहा जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, अर्थात इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा देख सकते हैं कॉपर सल्फेट, और यह कॉपर जो है वह आयरन से कम अभिक्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में नीचे है। इस प्रकार से आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर क्या करेगा? विस्थापित कर सकता है। आयरन सल्फेट में आयरन से कोई अभिक्रिया नहीं होगा। और इसमें देख सकते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट है, और एल्यूमिनियम भी आयरन से क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। इस प्रकार से जब एल्यूमिनियम सल्फेट में लोहा डुबाएंगे तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगा। इन 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि एकमात्र कॉपर सल्फेट ही वह विलयन है जिसमें लोहे की अभिक्रिया हो सकती है। तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, और इस प्रकार से इसी के कारण ही उसका रंग में परिवर्तन होगा। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट। दूसरा प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होता है, ठीक है, एनर्जी ऊष्मा एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना? ध्यान देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, कली चूना कहते हैं। और जब इसकी अभिक्रिया पानी से कराते हैं, अर्थात जब कैल्शियम ऑक्साइड में कली चूना में पानी डाल देते हैं, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया। अब यहाँ पर 2 धातु है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? मैग्नीशियम है। और एल्यूमिनियम जो है उसकी अभिक्रियाशीलता मैग्नीशियम से कम है, अर्थात सक्रियता श्रेणी में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के नीचे स्थित है। इस प्रकार से एल्यूमिनियम मैग्नीशियम क्लोराइड के विलयन से मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, और इस प्रकार से यह रिएक्शन संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ। इसमें एक धातु क्या है? सोडियम, और एक है कॉपर। और सोडियम जो है वह कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, अर्थात इसमें भी रिएक्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है आयरन सल्फेट। इसमें एक धातु क्या है? आयरन है, और इसकी अभिक्रिया सिल्वर से करा रहे हैं, और सिल्वर जो है आयरन की तुलना में बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, और यह सिल्वर भी आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और ये रिएक्शन भी नहीं होगा। अंतिम ऑप्शन बचा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और कॉपर धातु। इसमें जो सिल्वर है वह कॉपर से कम अभिक्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में नीचे में है। इस प्रकार से जो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु डालेंगे तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, और कॉपर नाइट्रेट का विलयन तैयार कर लेगा। इस प्रकार से इस रिएक्शन में एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? ध्यान देंगे, जल जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, और इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी रहता है, और जब इसका विद्युत अपघटन करते हैं अर्थात इसमें करंट फ्लो करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों मुक्त होता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों। अगला प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया में खींचे जाने वाले तीर तीर का जो दिशा होता है वह अभिकारक से उत्पाद की ओर ही होता है। यही ऑप्शन सही है। कोई भी रिएक्शन जैसे H2 प्लस O2 क्या बनता है, H2O। अब इसमें देख सकते हैं तीर का जो डायरेक्शन है यह अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है, और यह इधर क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है, इधर है प्रोडक्ट। तो तीर का जो डायरेक्शन है वह अभिकारक से उत्पाद की ओर ही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, ध्यान देंगे किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो ज्यादातर इसका उपयोग सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इसका उपयोग अधिक मात्रा में होता है। लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में सिल्वर ब्रोमाइड नहीं है। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड के साथ साथ सिल्वर क्लोराइड का भी उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है। आपको बताया जा चुका है जब कोई भी अम्ल जल में मिलता है, जल में घुलकर वह H+ आयन देता है, और यह H+ आयन जल के अणु के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है H3O+। इसी H3O+ को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है। अम्ल में क्या उपस्थित रहता है, H+ हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, हाइड्रोजन गैस। और जो सक्रिय धातु हैं, सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर के धातु हैं वो उस अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो रासायनिक सूत्र है वह होता है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, CaSO4 × ½ H2O। अब आप देख सकते हैं किसमें यह जो ऑप्शन है इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कैल्शियम सल्फेट 2H2O है, कैल्शियम सल्फेट H2O है, और यहाँ पर देख सकते हैं CaSO4 का होल 2 × H2O। आप ध्यान देंगे कैल्शियम सल्फेट के एक अणु में आधा अणु जल होता है। ठीक है, तो जब इसका 2 अणु लेंगे तो जल कितना अणु हो जाएगा, 1 अणु। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, CaSO4 का होल 2 × H2O। ठीक है, ये भी कैल्शियम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा। अगला, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान। आपको पता है कि कोई भी अम्लीय रहता है तो उसका pH मान 7 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सिरका जिसे विनेगर कहते हैं और उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अचार बनने इसका उपयोग करते हैं, एक प्रकार से प्रिजर्वेटिव परिरक्षक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह क्या होता है, 5 से 10% एसिटिक अम्ल को ही क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नीला थोथा जिसे तूतिया कहते हैं। ठीक है, यह इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कॉपर सल्फेट × 5H2O, CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है, इसका pH मान कितना होगा। ध्यान देंगे केवल HCl नहीं, शांत HCl नहीं है, तनु है अर्थात इसमें पानी मिला हुआ है। और जब पानी मिला हुआ है तो यह HCl है, अम्लीय होगा, और अम्लीय मान इसका 7 से कम होगा। अब 7 से कम में आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसमें पानी मिला हुआ है, तनु है, इस प्रकार से यह पूरा अम्लीय नहीं होगा, अर्थात इसका pH मान 7 के लगभग। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका pH मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। नेक्स्ट, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। ठीक है, जो निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस जो अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है, एक प्रकार का सूचक है, और इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, ये लाइकेन से प्राप्त होता है। अब लाइकेन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी है, क्या है ये, सहजीवी, और ये शैवाल, ठीक है, और कवक, शैवाल और कवक, इन दोनों के संयुक्त रूप को ही क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ठीक है, तो शैवाल और कवक का सहजीवी जो है उसी को क्या कहते हैं, लाइकेन, और इसी लाइकेन से ही लिटमस पेपर, लिटमस प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं,
अम्लीय होते हैं। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु है, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। मैग्नीशियम यह भी धातु है और इसका ऑक्साइड भी क्या होगा, क्षारीय प्रवृत्ति होगा। सल्फर यह एक अधातु है और इसका जो ऑक्साइड होगा वही अम्लीय होगा, SO2। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक जो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना में जो क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, CaOH का होल 2। अगला प्रश्न है, कोई विलयन, एक विलयन है और अंडे के पिसे हुए कवच, अंडा का जो सेल होता है वह एक प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, क्या होता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब उसकी अभिक्रिया किसी विलयन से कराते हैं एक गैस उत्पन्न होता है और यह गैस जो है वह चूना जल को दूधिया करता है। अब ध्यान देंगे किस गैस का यह गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है जो चूना जल को दूधिया करता है, वह प्रॉपर्टी होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ किसकी अभिक्रिया कराएंगे कि CO2 गैस निकलेगा। आपको पता है कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा अम्ल है। यह देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, यह अम्ल नहीं बल्कि लवण है। लिथियम क्लोराइड ये भी लवण है, पोटेशियम क्लोराइड ये भी लवण है और एकमात्र ऑप्शन बच जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इस प्रकार से जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया अंडे के किसी भी कवच से कराएंगे तो उससे कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। यही चूना जल को क्या कर देगा, दूधिया कर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 1 मीटर है। लेंस कैसा, उत्तल लेंस, क्षमता पूछा, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। ठीक है, 1/f फोकस दूरी दिया हुआ 1 मीटर और लेंस उत्तल है अर्थात प्लस में होगा, 1/1 इक्वल टू 1 डायोप्टर। इस प्रकार से जिस दर्पण का, जिस लेंस का फोकस दूरी 1 मीटर होगा उसका क्षमता कितना होगा, 1 डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान देंगे कैसा प्रतिबिंब बोला गया है, बड़ा प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण से क्या होता है, बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है और इसका आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु कहीं भी हो यह वस्तु को हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल दर्पण ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जो बड़ा, छोटा और बराबर तीनों आकार का प्रतिबिंब ये बना सकता है। तो वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है। ध्यान देंगे दर्पण का जब आवर्धन होता है तो होता है -v/u और लेंस के लिए जो आवर्धन होता है वह क्या होता है, v/u। ऑप्शन में देखिए कहाँ है v/u, तो पहला ऑप्शन u/v गलत है, u इंटू v ये भी गलत है, u + v गलत है। चौथा ऑप्शन है v/u अर्थात अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होगा, v/u के बराबर। अगला प्रश्न, किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होगा। कोई प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, और इस स्थिति में आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध क्या होता है, देख सकते हैं। अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अर्थात तीसरा ऑप्शन देखो बता रहा है R इज ग्रेटर देन I अर्थात अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होगा। नेक्स्ट, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। ठीक है, आपको पता है कि जब सूर्यास्त हो जाता है उसके कुछ समय बाद तक 2 मिनट तक हमें सूर्य दिखाई देते रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो ध्यान देंगे इसके पीछे का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्य क्षितिज के नीचे चले जाने के बाद भी उससे निकलने वाली किरणें दिशा परिवर्तित होकर के, अपवर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें सूर्यास्त हो जाने के बाद भी कुछ समय तक 2 मिनट तक वह सूर्य दिखाई देते रहता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का आवर्धित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब, ध्यान देंगे आवर्धित अर्थात बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो वह देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया गया अवतल दर्पण। आपको बता चुके हैं अवतल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण है
जो वस्तु का बड़ा, छोटा और बराबर तीनों आकार का प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है, आभासी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है। इस प्रकार से आवर्धित और काल्पनिक बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करेंगे? केवल और केवल अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। समतल दर्पण में बराबर बनाता है, उत्तल दर्पण छोटा बनाता है, और चौथा ऑप्शन है सभी दर्पण जो संभव नहीं। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। समतल दर्पण प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? अभी बता चुके हैं कि समतल दर्पण जो आवर्धन होता है वह कितना होता है? +1 होता है। यह +1 दर्शाता है कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार दोनों आपस में बराबर होगा, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में बराबर होगा। प्लस का चिन्ह दर्शाता है कि वह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार से समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? 1 के बराबर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? ध्यान देंगे, आपको बता चुके हैं साइड मिरर ड्राइवर, किसी भी वाहन का जो ड्राइवर होता है अपने साइड में अपने पीछे दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इसके पीछे का 2 कारण, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है इसलिए। अब देखें उत्तल दर्पण कहाँ दिया हुआ? पहला ऑप्शन दिया गया उत्तल लेंस, गलत है। अवतल लेंस ये भी गलत है, दोनों ये भी गलत है, चौथा इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, और आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण I, ठीक है, और परावर्तन कोण R में सही संबंध क्या होता है? तो परावर्तन के नियम के अनुसार I और R ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन m जो है वह क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, m का मान क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक प्रतिबिंब क्या दर्शाता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को दर्शाता है। आवर्धन m का ऋणात्मक चिन्ह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को दर्शाता है, जबकि धनात्मक चिन्ह आभासी और सीधा प्रतिबिंब को दर्शाता है। यहाँ पर देख सकते हैं वास्तविक और उल्टा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमारे नेत्र में, मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक, उल्टा और आकार में छोटा बनता है। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और आकार में छोटा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उल्टा और छोटा बनने के बाद भी मानव मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क इसे सीधा और इसके वास्तविक आकार का देखने का प्रयास करता है, वास्तविक आकार में देखता है। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग, ध्यान देंगे, जब किसी श्वेत प्रकाश पुंज को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो इसका क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है और ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है? सबसे नीचे सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वह किसका होता है? बैंगनी रंग का, वायलेट रंग का होता है। ठीक, और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और बैंगनी का सबसे कम है। हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली का आकार जो होता है वह परितारिका के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, जिसको आइरिस कहते हैं। आइरिस क्या करता है? मानव नेत्र, हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह फैलकर सिकुड़ करके पुतली के आकार को छोटा एवं बड़ा करता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होता है, अर्थात क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ है और सिर्फ बोर्ड में लिखावट जो है उसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, अर्थात इसका मतलब हुआ उसे दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। और कौन से दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है? तो वो होगा निकट दृष्टि दोष, अर्थात वह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो निकट दृष्टि दोष। ध्यान रहे, निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नेत्र के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा समायोजित की जाती है? तो लेंस का जो फोकस दूरी है इसमें ये उत्तल लेंस है और इसको क्या करता है? पश्चिमाभी पेशियां इसको दोनों ओर से खींच के लटका के रखते हैं और इसी में खिंचाव को बढ़ाकर या घटा करके उसे फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है। तो फोकस दूरी का समायोजन किसके द्वारा होता है? तो पश्चिमाभी पेशियां, इसे सिलियरी पेशियां भी कहते हैं, उसी के द्वारा।
मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, और रेटिना को ही क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में होता है एक त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ, 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ, 2 त्रिभुजाकार आधार और 2 आयताकार पार्श्व पृष्ठ, 3 त्रिभुज और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रिज्म है, ठीक है। अब इस प्रिज्म में आप देख सकते हैं कितने त्रिभुज और कितने आयत हैं। आप देखते हैं एक त्रिभुज इधर है और एक त्रिभुज इधर है, यानी 2 त्रिभुज हैं, और साथ ही साथ इसमें कितने आयत है? 3 आयत, 1, 2 और एक पीछे इधर 3। इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में 2 त्रिभुज होते हैं और 3 आयत होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एक आयत, 2 आयत और ये 3 आयत और 2 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और इसके बीच का फोकस दूरी रेटिना और लेंस के बीच का दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगला प्रश्न, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं पर प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? लेंस का जो फोकस दूरी है वह सिलियरी या पश्चिमावी पेशियों के द्वारा परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा, जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका अत्यंत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो पहला दिया गया है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस यह क्या करता है? अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, अर्थात यह भी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, यानी चारों दिया हुआ है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण ये दोनों है, और अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है। केवल अवतल दर्पण और केवल उत्तल दर्पण। तो ध्यान देंगे अवतल दर्पण भी क्या करता है? समांतर किरण पुंज को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और ये भी क्या करता है? अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस भी बनाता है। अवतल लेंस भी क्या करता है? समांतर किरण पुंज से आने वाले जो है उसका भी प्रतिबिंब एक बहुत ही छोटा बनाता है, और उत्तल दर्पण भी सेम उसी प्रकार से इसका बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब छोटा बनेगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, चारों में से किसी के द्वारा भी हम अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, कोई बच्चा, यह प्रश्न थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, ठीक है। एक दर्पण है जो जादुई है। अब वह अपना यह देखता है, उसके प्रतिबिंब में उसका जो सिर है वह बड़ा दिखाई पड़ता है। सिर क्या होता है? वह बड़ा दिखाई पड़ता है। शरीर का मध्य भाग समान साइज में, सिर का जो मध्य भाग है वो समान साइज में दिखाई देता है शरीर का, और पैर जो है वो छोटा दिखाई देता है। अर्थात इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वह प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा। बीच में प्रतिबिंब का आकार क्या है? समान है, और नीचे में प्रतिबिंब का आकार क्या है? छोटा, ठीक है। अर्थात इसमें जो है वह 3 प्रकार का दर्पण मिला हुआ है। मैजिक दर्पण है, शीर्ष से दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या है? यानी यह जो मैजिक दर्पण है, मैजिक मिरर है, इसमें 3 दर्पण होगा, और ऊपर में एक ऐसा दर्पण होगा जो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? बड़ा बनाता है। बीच में क्या होगा? समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, और नीचे में कैसा होगा? एक ऐसा दर्पण जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब आपको पता होगा कि समान आकार का प्रतिबिंब कौन बना सकता है? समतल दर्पण, ठीक है। यानी बीच में क्या होगा? समतल दर्पण। आप देख सकते हैं समतल दर्पण बीच में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ठीक है। अब ऊपर में बड़ा प्रतिबिंब आप बता सकते हैं 2 प्रकार का दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो वह कौन सा दर्पण है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो आपको बताया जा चुका है, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है, ठीक है। तो ऊपर में तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने की जगह पर उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है। इस प्रकार से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? उसके पैर का, अर्थात नीचे में कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण।
और ऊपर में क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब, और बड़ा प्रतिबिंब कौन बना पाता है, केवल और केवल अवतल दर्पण। इस प्रकार से इस मैजिक मिरर का जो संयोजन होगा वह क्या होगा, ऊपर में अवतल, बीच में समतल और नीचे में उत्तल। ठीक है, अवतल, समतल और उत्तल कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ध्यान देंगे, ऊंचा भवन है, बहुमंजिला भवन है, बिल्डिंग है, और उसका पूरा लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं निश्चित रूप से। ठीक है, तो पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखने के लिए हमें एक ऐसे दर्पण की आवश्यकता है जो वस्तु का छोटा आकार का प्रतिबिंब बनाए। ठीक है, और छोटा आकार का प्रतिबिंब बनाने वाला एकमात्र दर्पण कौन सा है जो हमेशा छोटा बनाता है, वह है उत्तल दर्पण। इस प्रकार से हम किसी ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करेंगे, तो उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न 41, वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन, वाहनों में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसका मतलब उसका जो आवर्धन होगा वह क्या होगा, 1 से कम होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, लगे आवर्धन जो होगा वह 1 से कम होता है। ठीक है, अगला है, कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है 0.25 मीटर फोकस दूरी उत्तर लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है। ध्यान देंगे, फोकस दूरी दिया हुआ 0.25, P इक्वल टू क्या होता है 1/f, 1/0.25 इक्वल टू कितना होगा 4। ठीक है, तो जिसका फोकस दूरी 0.25 मीटर है उसका क्षमता 4 डायप्टर होगा, यह बात सही है। लेकिन आपको यहाँ पर चिन्ह पर ध्यान देना है, कैसा लेंस है, उत्तर लेंस, और उत्तर लेंस का फोकस दूरी प्लस होता है, इसलिए जो क्षमता होगा वह भी प्लस में होगा। यह कथन हमारा सही है। दूसरा दिया है 0.25 फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता 4 है। अब यहाँ पर अवतल लेंस है और अवतल लेंस का फोकस माइनस हो जाता है, जब माइनस में होगा इसका क्षमता भी कितना होगा, -4 डायप्टर होगा, जो कि यहाँ पर 4 डायप्टर दिया हुआ है। यह कथन हमारा गलत है। तीसरा है 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता। अभी बताएं कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है धनात्मक होता है, प्लस होता है, जबकि यहाँ पर क्या दे दिया है, ऋणात्मक। यह कथन भी गलत है। और चौथा ऑप्शन देख सकते हैं 0.25 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता। लेंस कैसा है, अवतल है, और अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है, इस प्रकार से इसका क्षमता -4 डायप्टर होगा। ये भी सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमारे दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर डी भी। अर्थात उत्तर लेंस की क्षमता कितना होगा, 4 डायप्टर, और अवतल लेंस की क्षमता कितना, -4 डायप्टर। अगला प्रश्न है, कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर किरणपुंज बना सकता है। कैसा किरणपुंज, समांतर किरण। पहला ऑप्शन है एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे दो समतल दर्पण, क्या इस दर्पण से समांतर किरणपुंज बन सकता है एक बिंदु से। अब ये से इससे प्रकाश किरण आया, ये क्या होगा, परावर्तन के बाद इधर जाएगा, इसमें टकराया तो ये इधर जाएगा, यानी इससे समांतर किरणपुंज प्राप्त नहीं हो सकता है। दूसरा दिया ऑप्शन अवतल दर्पण और अवतल लेंस। आप अवतल दर्पण देखें, बिंदु स्रोत से यदि प्रकाश किरण आता है तो उसे समांतर किरणपुंज मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अवतल लेंस द्वारा समांतर किरणपुंज प्राप्त नहीं होता। इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रकाश की किरण जब किसी बिंदु की दिशा में आपतित होगा, तो उसे फोकस की दिशा में आपतित होता है, तब समांतर किरणपुंज प्राप्त होता है। तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। तो उत्तल दर्पण, ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण इसका फोकस यहाँ पर है, और यदि यहाँ से इस बिंदु से प्रकाश किरण आता है तो क्या हो, किरणें फैल जाते हैं, अर्थात इससे समांतर किरणपुंज प्राप्त नहीं होगा, और अवतल लेंस से भी संभव नहीं। चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों है। ध्यान देंगे, अवतल दर्पण, जैसे ये अवतल दर्पण है और इसके फोकस पर यदि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरण आता है तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में प्रकाश किरण किसी बिंदु से जब आपतित होता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणपुंज में बदलता है। इस प्रकार से किसी बिंदु से आपतित प्रकाश से समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए हम अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, इन दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला ऑप्शन, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है।
यह प्रश्न दृष्टि दोष से संबंधित है। दीर्घ दृष्टि दोष अर्थात दूर दृष्टि दोष में वस्तु व्यक्ति जो रहता है वह दूर की वस्तु देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई पड़ता है लेकिन निकट की वस्तु को देख नहीं पाता। इस ऑप्शन में आपको क्या कहता है कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं अर्थात निकट की वस्तुओं को देख सकता है, जबकि सही क्या होना चाहिए, निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। तो यह कथन क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ध्यान देंगे, निकट दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष में जो इस व्यक्ति को क्या होता है, निकट का दिखाई पड़ता है लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। वही दिया कि पास की वस्तुओं का स्पष्ट देख सकता है, यह बात सही है, लेकिन वो दूर का नहीं देख सकता है, अर्थात यह कथन हमारा सही है। तीसरा देख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ध्यान देंगे, निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है वह निकट का देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्पष्ट देख सकता है। तो ये कथन गलत है। अगला ऑप्शन है, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, ये भी गलत है। जिसको दूर दृष्टि दोष होता है वह दूर का वस्तु देख सकता है, तो ये भी गलत। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल रंग, खतरा के चिन्ह के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। इसका कारण है इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश, ध्यान देंगे, खतरे के रूप में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। आपको बताया गया है कि उच्च तरंग दैर्ध्य के कारण इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अत्यधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं लाल वर्ण का प्रकाश वायु में तीव्र गति से चलता है, कोई जरूरी नहीं इसमें, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है, क्या इसीलिए लाल रंग का उपयोग होता है, ये भी गलत है। धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, ये भी सर्वाधिक प्रकीर्णित हो जाएगा, ये क्या ज्यादा दूर तक जा सकेगा क्या, नहीं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल रंग का जो प्रकाश है उसका तरंगदैर्ध्य उच्च होता है और उच्च होने के कारण धुएं और कोहरे द्वारा इसका न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, कम प्रकीर्णित होता है और कम प्रकीर्णन होने के कारण ही यह प्रकाश अधिक दूरी तक गति कर पाता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वायु में जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में फैल जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका मुख्य कारण कौन सा है, कौन सा कथन सही है, उसके बारे में प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है कि पीला प्रकाश लाल तथा बैंगनी प्रकाश की माध्य चाल से गति करता है। दूसरा ऑप्शन, लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गति करता है। तीसरा, श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गति करते हैं। हरे प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश की तीव्र गति से चलते हैं। तो आप ध्यान देंगे, प्रकाश का प्रत्येक रंग, श्वेत प्रकाश के सभी रंग जो होते हैं उसका चाल क्या होता है, समान होता है। अलग अलग तरंग दैर्ध्य के हैं लेकिन निर्वात में और वायु में जो उसका चाल होता है उसके सभी वर्णों का चाल एक समान होता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गति करते हैं। ठीक है, रंग का उसके चाल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब कोई प्रकाश के माध्यम में गति करता है तो वहां पर उसका चाल अलग अलग हो जाता है। निर्वात में और वायु में ध्यान देंगे, श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण का जो चाल होता है वो एक समान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है। ठीक है, आकाश में नीला प्रतीत होता है, इसके पीछे का कारण है क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो पहला ऑप्शन दिया, वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, नीला और बैंगनी प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, क्या इसलिए आकाश नीला प्रतीत होता है। दूसरा, नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, गलत है। पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित होता है, ये भी गलत है। वायुमंडल द्वारा बैंगनी तथा नीले प्रकाश की तुलना में अन्य सभी वर्णों का प्रकाश अधिक परिणत, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वायुमंडल क्या करता है, सभी वर्णों के प्रकाश में से कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो है बैंगनी और नीला, इसको सबसे अधिक प्रकीर्णित करता है और यही प्रकीर्णित प्रकाश पूरे आसमान में फैल जाता है और इसी कारण से हमें आकाश नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारे के टिमटिमाने का कारण, पहला ऑप्शन दिया गया है
वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्नता के कारण प्रकाश का अपवर्तन, बिल्कुल सही है। ठीक है, वायुमंडल में क्या होता है, अलग अलग माध्यम होता है, हवा के अलग अलग घनत्व के परत बने होते हैं और इसी के कारण प्रकाश का चाल अलग अलग हो जाता है और प्रकाश की किरणों का कई बार अपवर्तन होने के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय जल की बूंदों प्रकाश का विक्षेपण, यह कारण है इंद्रधनुष का बनने का। बादल द्वारा प्रकाश का आंतरिक तरफ, ये गलत है। वायुमंडलीय धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन भी गलत है। तो तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। आपको बता चुके हैं सूर्य दोपहर में क्या होता है, श्वेत दिखाई पड़ता है, जबकि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ता है। इसके पीछे का कारण क्या है, प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, बिल्कुल सही। दोपहर के समय क्या होता है, सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक होता है और दूरी कम रहने के कारण प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन भी बहुत ही कम होता है और लगभग सभी रंग के प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचते हैं और इसी कारण से हमें दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई पड़ता है, श्वेत प्रतीत होता है। ठीक है, तो प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश दोपहर में श्वेत दिखाई देता है। अगला प्रश्न अंकित प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी, ध्यान देंगे, सबसे पीछे में बैठा हुआ व्यक्ति जो विद्यार्थी है वह अक्षरों को पढ़ सकता है, मतलब दूर का दिखाई देता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। अर्थात वह जो व्यक्ति है, वह विद्यार्थी दूर का देख सकता है लेकिन निकट का नहीं देख सकता है। इसका मतलब वह कौन सा दृष्टि दोष से पीड़ित है, ध्यान देंगे, दूर का देख सकता है और निकट का देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब उसे दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष से वो विद्यार्थी पीड़ित है। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इस दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थी का नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया, बिल्कुल नहीं। निकट का, ठीक है, निकट का वह नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब जो उसका निकट बिंदु है वह 25 सेंटीमीटर पे न रह करके उससे थोड़ा सा और अधिक दूरी पर चला गया है, तो इसी कारण से वह निकट के वस्तु को नहीं देख पा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, विद्यार्थी के नेत्र का जो निकट बिंदु है उससे दूर हो गया है, अर्थात 25 सेंटीमीटर से आगे चला गया है और इसी कारण से वह व्यक्ति निकट का वस्तु, किताब को लिखा हुआ जो लिखावट है अक्षर को नहीं पढ़ पाता है, लेकिन बोर्ड में जो लिखा हुआ उसको पढ़ सकता है। ठीक है, और वह विद्यार्थी कौन सा दृष्टि दोष से है, फिर से दूर दृष्टि दोष से, और इसमें क्या हुआ, उसका निकट बिंदु उससे दूर चला गया। बता सकते हैं इसके संशोधन के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होगा, तो उचित क्षमता का उत्तल लेंस का। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में विज्ञान के कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, 4 चैप्टर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इसका स्तर मिला जुला हुआ था। कुछ प्रश्न अत्यंत सामान्य स्तर के थे और कुछ स्टैंडर्ड प्रश्न भी थे। ठीक, ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रश्नों में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा घुमा हुआ था, ऑप्शन बहुत ही घुमा हुआ था और वह प्रश्न आप बिना सोचे समझे उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। यदि आप बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ किसी भी टॉपिक को जब पढ़ें तभी आप उन प्रश्नों को अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस सभी 50 प्रश्नों को अच्छे से तैयारी करेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।